मैं जानना चाहता हूं कि फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट के बीच में फर्क आपको मालूम है या नहीं। सभी को पता है फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, है ना। सी लैंग्वेज में बात करेंगे अभी सबसे पहले, है ना। सी प्लस प्लस पे बाद में आएंगे, पहले सी लैंग्वेज के बारे में सभी लोग बताएंगे। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कितने प्रकार के होते थे सी लैंग्वेज में। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कितने प्रकार के होते थे। वेरी गुड चिराग, आसिफ। यस, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दो तरह के होते थे। कौन कौन से दो तरह के। ऑर्डिनरी वेरिएबल्स एंड पॉइंटर वेरिएबल्स। वेरी गुड। ऑर्डिनरी वेरिएबल्स एंड पॉइंटर वेरिएबल्स। भाई देखो, ये आसान बात नहीं। तुम्हें लगेगा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आसान नहीं है। अगर तुम सही आंसर दे पा रहे हो तो ये बड़ी बात है। मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूं, ये कोई आसान सवाल नहीं था। सी लैंग्वेज पढ़े हुए लोग भी इसका जवाब सही नहीं दे पाते हैं। आप लोग दे पा रहे हो, दैट मीन्स आपको समझ में आई है सी लैंग्वेज। है बड़ी मामूली सी बात। लेकिन एक चीज होती है डेफिनेशन याद होना, थ्योरी याद होना, और दूसरी चीज होती है वो समझ में भी आई है कि नहीं आई है। समझ में आ रही है मेरी बात। नहीं आई। जैसे जब तुम क्रिकेट देखते हो टीवी पे, तुम्हें लगता है कि अरे विराट कोहली ने ऐसे शॉट क्यों मारा, ऐसे मारना था ना, बहुत बढ़िया शॉट होता। ऐसा होता है ना। हम टीवी में, और हमें अगर वहां खड़ा कर दिया जाए तो हमारे पैर कांप रहे होंगे। समझ में आ रही बात। जब प्रैक्टिकली कोई चीज करते हैं ना, तब पता चलता है कि हमें कितना नॉलेज है उस चीज का। तो वैसे ही अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो ऑर्डिनरी वेरिएबल्स और पॉइंटर वेरिएबल दो बातें बोली, ये प्रैक्टिकली कैसा होता है। तो देखो, अगर मान लीजिए मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, सपोज करो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया F1 नाम का, और उसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स बना रहा हूं, है ना, कुछ भी x और y बना दिए, ऐसा कुछ बना रहा हूं। मुझे बताओ यहां फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स किस प्रकार के। ऑर्डिनरी वेरिएबल्स, यस। x और y दोनों ऑर्डिनरी वेरिएबल्स हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैंने लिखा होता F2 फंक्शन का कॉल, और यहां पर मैं लिख रहा होता इस तरीके से, तो यहां पर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। सभी को पता है फंक्शन को डिफाइन करते वक्त पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप वेरिएबल्स बनाते हो तो ये टेक समथिंग नेचर का फंक्शन होता है। शताक्षी, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखते हैं, कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो ऐसा फंक्शन टेक समथिंग नेचर का कहलाता है। और जब टेक समथिंग नेचर का कोई फंक्शन होता है तब हम बात करते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की। टेक्स नथिंग होगा तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कुछ होंगे ही नहीं। तो जब हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल बना रहे हो वो ऑर्डिनरी वेरिएबल्स बना रहे हो या पॉइंटर वेरिएबल्स बना रहे हो। अब अगर तुम कहीं से F1 फंक्शन को कॉल करोगे किसी फंक्शन से, है ना, हो सकता है वहां पर ए और बी नाम के वेरिएबल्स बने हो, होगी कुछ वैल्यू उनके अंदर। अब मैंने F1 को कॉल किया, उसके अंदर क्या पैरेंथेसिस खाली छोड़ सकता हूं मैं, या कुछ भी होगा कोड, यहां खाली छोड़ सकता हूं क्या। नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर फंक्शन टेक समथिंग नेचर का बना है तो उसे आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। कितने, जितने बनाए होंगे डिफाइन करते वक्त। तो दो बनाए हैं एक्स और वाई, उनके लिए वैल्यूज भेज रहा हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए कॉमा बी। तो ए की वैल्यू 5 है, वो कॉपी हो जाएगी एक्स में। बी की वैल्यू 6 है, वो कॉपी हो जाएगी वाई में। ठीक है ना।
यानी कोई फंक्शन में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स अगर ऑर्डिनरी वेरिएबल होते हैं तो उसको कॉल करते वक्त आपको ऑर्डिनरी वैल्यूज भी सप्लाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार से सोचो, कोई फंक्शन जिसमें मैंने वेरिएबल्स बनाए ए और बी, ए में कुछ वैल्यू है, बी में कुछ वैल्यू है, और फिर मैंने F2 को करा कॉल, तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा? क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं पॉइंटर वेरिएबल्स, और पॉइंटर वेरिएबल्स हैं तो ये एड्रेस ऑफ भी लगाना पड़ेगा। अरे तुम लोगों ने तो आज दिल खुश कर दिया, बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो F2 फंक्शन में हमको पास करना है एड्रेस, क्योंकि दूसरी तरफ रिसीव करने के लिए बैठा है पॉइंटर। जो तुम भेजोगे वो P और Q में जाना है। P और Q दोनों पॉइंटर हैं, पॉइंटर केवल एड्रेस कंटेन करते हैं, इसलिए उनको एड्रेस देना है। फंक्शन जैसा डिफाइन हुआ है वैसा ही कॉल करोगे ना, वैसे ही कॉल करोगे। मुझे बताओ, सी लैंग्वेज में जब तुम F1 फंक्शन को कॉल कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू। सी लैंग्वेज में तुमने ये पढ़ा हुआ है। सी लैंग्वेज में ये F2 को जब मैं कॉल कर रहा हूं तो इसको क्या बोलते हैं? कॉल बाय रेफरेंस भी बोलते हैं और कॉल बाय एड्रेस भी बोलते हैं, है ना? समझ में आई बात? ये सारी कहानी मैंने किसकी बताई? सी लैंग्वेज की बताई है अभी। कॉल बाय रेफरेंस भी बोलते हैं, कॉल बाय एड्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि रेफरेंस और एड्रेस एक ही बात है, दोनों सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। आपने फंक्शन को कॉल किया बाय पासिंग एड्रेस, तो वो एड्रेस चलेगा पॉइंटर में। अब दोनों तरह के फंक्शन की कैपेबिलिटीज में क्या फर्क है? F1 फंक्शन के अंदर तुम x और y में कोई भी चेंजेस करोगे तो a और b में चेंजेस नहीं होंगे। x और y की मदद से तुम a और b में चेंजेस नहीं कर सकते। a और b अलग वेरिएबल्स हैं, x और y अलग वेरिएबल्स हैं। a और b वेरिएबल का डेटा कॉपी हो गया है x और y में, a और b वेरिएबल का डेटा कॉपी हो गया है x और y में, तो a और b में 5 और 6 है, x और y में भी 5 और 6 है। अब तुम x और y का यूज करके कुछ भी कैलकुलेशन करते हो, कुछ भी कैलकुलेशन करते हो, a और b में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि तुमने सिर्फ वैल्यू पास करी है, x और y में a और b की वैल्यूज आई हैं, वैल्यूज का तुम जो चाहे करो, वेरिएबल में तो चेंजेस नहीं कर पाओगे, ए और बी में तो चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस कर लो, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन F2 फंक्शन की जब बात करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल तुमने बनाए हैं, पॉइंटर वेरिएबल। तो एड्रेस ऑफ ए आ चुका है P में, एड्रेस ऑफ B आ चुका है Q में, तो तुम P की मदद से A को पॉइंट कर रहे हो, Q की मदद से B को पॉइंट कर रहे हो। तो P की मदद से तुम A को एक्सेस कर सकते हो, Q की मदद से तुम B को एक्सेस कर सकते हो। अगर तुम F2 फंक्शन के अंदर कहीं पर लिखोगे स्टार P एस्ट्रिक P, तो ये होगा A वेरिएबल। पॉइंटर के पहले जब भी स्टार लगा देते हैं ये वो वेरिएबल बन जाता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है, P पॉइंट कर रहा है A को। तो भले ही F2 फंक्शन के अंदर A लिखने की परमिशन ना हो, लेकिन स्टार P तो लिख सकते हैं। P तो F2 में ही बना है, उस पर एक ऑपरेटर ही तो लगाया है, लेकिन स्टार P लिख देने का मतलब वो A वेरिएबल को करेगा रिप्रेजेंट। इसी तरह से स्टार Q लिखने का मतलब वो B वेरिएबल को करेगा रिप्रेजेंट। किसी को डाउट है तो अभी पूछो, अभी पूछो, नहीं तो मैं इसके आगे पढ़ाने वाला हूं। एनी डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, एक्सलेंट। चलो अब कहानी C++ की, अब बातें शुरू करते हैं C++ की। C++ लैंग्वेज के लिए
कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने अलग कलर यूज करा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं सी प्लस प्लस में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स 3 तरह के होते हैं। सी प्लस प्लस में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स 3 तरह के होते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस सुपर सेट है सी लैंग्वेज की, इसलिए 2 तरह के आर्ग्यूमेंट्स तो वही हैं जो सी में भी थे, यानी ऑर्डिनरी वेरिएबल्स एंड पॉइंटर वेरिएबल्स। तीसरा नया हो रहा है इंट्रोड्यूस, लेकिन बाकी 2 तो पहले से पढ़े हुए हैं, तो वो पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है। तीसरा वेरिएबल कहलाता है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल, ये है तीसरे तरह का वेरिएबल। समझ में आई बात? ये है तीसरे तरह का वेरिएबल। अब पहले तो इस वेरिएबल के बारे में पढ़ना समझना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे आगे। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, पहले हमको इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए इस बात को समझते हैं। देखो, जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं जैसे कि x, उसमें रखा 5, तो क्या होता है? तो एक मेमोरी ब्लॉक बनता है। ये मेमोरी ब्लॉक बना, इसका नाम हमने x रखा है, इसका कुछ एड्रेस भी होगा, लेट से सपोज कर लो 1000, और इस वेरिएबल के अंदर 5 रखा हुआ है ना? सी में भी तुम करोगे तो ऐसा ही होगा, सी प्लस प्लस में भी करोगे तो ऐसा ही होगा। सी लैंग्वेज में दूसरे तरह का वेरिएबल, नॉट जस्ट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो सी लैंग्वेज में 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, ऑर्डिनरी वेरिएबल्स एंड पॉइंटर वेरिएबल्स। तो ऑर्डिनरी वेरिएबल है ये x। इसी तरह से सी लैंग्वेज में अगर आप पॉइंटर वेरिएबल बनाते थे तो कुछ ऐसे बनाते थे, इस तरीके से आप पॉइंटर वेरिएबल बनाते थे। पॉइंटर वेरिएबल बनाते थे तो उसको भी तो मेमोरी मिलती थी, वो भी तो वेरिएबल था। तो पॉइंटर वेरिएबल को कुछ मेमोरी मिल गई, 4 बाइट्स मेमोरी मिलती है पॉइंटर वेरिएबल को। इसका खुद का भी कुछ एड्रेस होगा, बिल्कुल होगा। और इस p वेरिएबल के अंदर मैं चाहूं तो रख सकता हूं एड्रेस ऑफ x। तो x का एड्रेस है 1000, वो चला गया p के अंदर। आ रहा है समझ में? तुम C++ पढ़ रहे हो, लेकिन C के कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज हो रहे हैं, दुरुस्त हो रहे हैं और मजबूत हो जाएंगे। अच्छे से क्लियर है ये दोनों चीजें, ये C की चीज रिवाइज करी हमने। अब हम बात करते हैं C++ की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल सुनो ध्यान से सुनना। जब तुम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि तुम ऑर्डिनरी वेरिएबल बना रहे हो कि पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हो। क्योंकि अगर तुमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया होगा तो एस्ट्रिक का सिंबल लगाया होगा, वो सिंबल पहचान है कि वेरिएबल पॉइंटर है। कोई सिंबल नहीं लगाया तो उसे ऑर्डिनरी वेरिएबल मान लिया जाएगा। इसी तर्ज पे आगे बढ़ो तो समझ में आएगा कि रेफरेंस वेरिएबल तीसरे तरह का वेरिएबल है। तो अगर मैं इसको बनाते वक्त सिंपली y लिख दूंगा तो क्या ये रेफरेंस वेरिएबल माना जाएगा? नहीं, ये तो ऑर्डिनरी वेरिएबल माना जाएगा, क्योंकि इस तरीके से तो ऑर्डिनरी वेरिएबल बनता है। और अगर इस वेरिएबल को बनाते वक्त स्टार लगा दोगे तो ये तो पॉइंटर वेरिएबल माना जाएगा। तो यहां पर कोई सिंबल नहीं लगाना भी गलत है, और सिंबल लगाया तो स्टार लगाना भी गलत है। अगर तुम रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाह रहे हो तो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये तीसरे तरह का वेरिएबल है, अलग वेरिएबल है, ये ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, आपको लगाना पड़ता है ये सिंबल जिसको लोग रीड करते हैं एड्रेस ऑफ। मैं कह रहा हूं इस जगह पर इसको एड्रेस ऑफ बोलने की गलती मत करना। और फिर दोबारा ये डाउट भी मत पूछना कि सर एड्रेस ऑफ बोलेंगे ना इसको। नहीं, इसको एड्रेस ऑफ नहीं बोलेंगे।
तो कैसे याद रहेगा कि कब एड्रेस ऑफ बोलना है, कब नहीं बोलना है? सिंपल सी बात है, जब तुम कोई वेरिएबल बना रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, उस समय ये सिंबल लगा है, तो ये एड्रेस ऑफ नहीं है। ये सिर्फ एक सिंबल है जो कंपाइलर को ये बता रहा है कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। कौन? y। वेरिएबल का नाम y है, तो y इज अ रेफरेंस वेरिएबल। ये एम्परसेंड का सिंबल एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं है, इस वक्त सिर्फ एक सिंबल है जो कंपाइलर को ये बता रहा है कि ये y रेफरेंस वेरिएबल है। मैं कहता हूं C++ वाले कोई दूसरा सिंबल चुन लेते तो कंफ्यूजन्स नहीं होते, क्योंकि लोगों को इसको एड्रेस ऑफ रीड करने की आदत है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए बात ध्यान में रखने की है कि ये इस समय एड्रेस ऑफ नहीं है, इस समय ऐसा लिखना ये रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। तो अभी समझ में आया कि रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं? क्या है नहीं मालूम, लेकिन कैसे बनाते हैं ये तो मालूम है। पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ऑर्डिनरी वेरिएबल कैसे बनाते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ये तो क्लियर है। अब एक रूल रेफरेंस वेरिएबल से रिलेटेड एक रूल मुझे बताओ। जब तुम ऑर्डिनरी वेरिएबल बना रहे थे x, तो उसको इनिशियलाइज तुमने डिक्लेयर करते वक्त किया, क्या ये कंपलसरी था? क्या ऐसा करना जरूरी था? नहीं। आप चाहे तो ऑर्डिनरी वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करें या डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज ना करें, बाद में कर लें, चॉइस है आपके पास। सिमिलरली पॉइंटर वेरिएबल के साथ भी ये चॉइस है। पॉइंटर वेरिएबल p जब बनाया तो मैंने इनिशियलाइज नहीं करा, चाहते तो हम बनाते वक्त भी इनिशियलाइज कर सकते थे, तो इट इज अ चॉइस। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल की शर्त क्या है, सुन लो जरा। रेफरेंस वेरिएबल को बनाते वक्त इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, नहीं तो आएगी एरर। जी हाँ, एरर आ जाएगी, इसलिए इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब नोट्स बनाओगे तो लिखना इस बात को कि रेफरेंस वेरिएबल को बनाते वक्त इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, वरना आएगी एरर। एक तो रेफरेंस वेरिएबल बनाते कैसे हैं, एम्परसेंड का सिंबल लगा के, और उसको एड्रेस ऑफ रीड नहीं करते, और बनाते वक्त ही उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। और इनिशियलाइज किससे करना है? इनिशियलाइज करना है किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल से, पॉइंटर वेरिएबल से नहीं, ऑर्डिनरी वेरिएबल से, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी वेरिएबल से, कांस्टेंट से भी नहीं। ऐसे कांस्टेंट से नहीं लिख सकते, ऐसे पॉइंटर वेरिएबल नहीं लिख सकते, सिर्फ लिख सकते हो ऑर्डिनरी वेरिएबल। अच्छे से इस रूल को लिखना कि रेफरेंस वेरिएबल को बनाते वक्त इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, और जो जिससे इनिशियलाइज कर रहे हो वो ऑर्डिनरी वेरिएबल ही होना चाहिए, नल भी नहीं, नल भी नहीं, ठीक है, ऑर्डिनरी वेरिएबल ही होना चाहिए। अब इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखकर लोग सवाल पूछते हैं, इतना गला फाड़ फाड़ के, चीख के, चिल्ला के बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि ये मत बोलना कि सर एड्रेस ऑफ तो राइट साइड में लगता था, लेफ्ट साइड में क्यों लगा है? एड्रेस ऑफ तो असाइनमेंट के राइट साइड में लगता था सर, यही बताया था आपने, ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों लगा है? ऐसा मत पूछना, अब ये बेवकूफी नहीं करना, अब है ना? यस सनी, यू कैन। तो समझ में आ रही है बात? यहां पर एड्रेस ऑफ लिखा ही नहीं है, एड्रेस ऑफ लिखा ही नहीं है, वो तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने का तरीका है। यहां एड्रेस ऑफ तो लिख ही नहीं रहा हूं मैं, इसलिए वो लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये नया सिंटेक्स है, सी में थोड़ी था ये तो सी प्लस प्लस में है, सी में नहीं था ये, सी में ऐसा नहीं लिख सकते, ये सी प्लस प्लस में नई चीज आई है, ठीक है ना? ओके ओके, अब मुझे बताओ y के अंदर क्या गया?
y के अंदर क्या स्टोर हुआ? y भी तो एक वेरिएबल है। y वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो गया? बहुत लोग सोचेंगे कि 5 स्टोर हो गया, पर नहीं, 1000 स्टोर हो गया। अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज निकल रही है। अब तो ध्यान देना पड़ेगा, अब तो सुनना पड़ेगा ध्यान से। कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको तो समझना पड़ेगा, ये इजी नहीं है। सुनो ध्यान से, समझो बात को। यहां y के अंदर x का क्या गया? y के अंदर x का क्या गया? एड्रेस नहीं गया। अरे यही तो समझा रहा हूं, एड्रेस नहीं गया, रेफरेंस गया। y के अंदर x का एड्रेस नहीं गया, रेफरेंस गया है। अब कोई बोलेगा, पर सर रेफरेंस और एड्रेस तो एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। तो चलो मैं तुम्हें एक आध्यात्मिक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अभी देखो, कुछ लोग होंगे शायद जिनको नहीं मालूम हो, शायद मालूम भी हो। अहमद वारिस, अगर नहीं मालूम हो तो मुझे चैट पे बताना। क्या तुम्हें मालूम है पानी को जल भी बोलते हैं? अहमद वारिस, बताओ मुझे, पता है क्या ये बात? पानी को जल भी बोलते, देखो हिंदी में पानी का एक सिनोनिम होता है जल। पानी भी बोल सकते हैं, जल भी बोल सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अब यूजुअली जब हम पूजन करते हैं, हिंदुओं में खास तौर पे जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो पंडित जी कहते हैं थोड़ा जल लाइए, थोड़ा सा जल लाइए, हाँ यहां पे चढ़ाइए, और पीने के लिए पानी लाइए। होता है कि नहीं होता? जल और पानी का एक ही मतलब है, लेकिन दोनों को अलग अलग संदर्भ में यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है ना? जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है कंप्लीट, और एक वर्ड है फिनिश। कंप्लीट और फिनिश देखा जाए तो एक ही मतलब है, लेकिन खुदा ना खास्ता जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, अगर अगर तुम्हें जोड़ीदार अच्छा मिल गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई, नहीं तो तुम्हारी लाइफ फिनिश हो गई, है ना? मतलब तो एक ही है, पर देखो अर्थ दो अलग अलग निकल गए। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है ना अपने को। मेरी बात को समझो, दो पर्यायवाची है, दो सिनोनिम्स है, दो शब्द है, दोनों का सेम मतलब है। एड्रेस और रेफरेंस दोनों का सेम मतलब है, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होगा सी प्लस प्लस के अंदर। सी लैंग्वेज में नहीं, सी लैंग्वेज में तो एड्रेस बोलो रेफरेंस बोलो दोनों एक ही बात है। सी प्लस प्लस में तुम, तुम्हारी आत्मा जानती है, तुम अंदर से तुम्हारी रूह जानती है कि एड्रेस और रेफरेंस एक ही बात होती है यार, एक ही चीज है। मालूम है तुम्हें? हाँ एक ही चीज। लेकिन जब तुम उसे बोलचाल में यूज करोगे तो पॉइंटर वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में बोलना एड्रेस शब्द, और रेफरेंस वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में बोलना रेफरेंस शब्द। इससे तुमको कंफ्यूजन्स नहीं होंगे, इससे तुम्हारी दिक्कतें सॉल्व होंगी, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल के सिंटेक्स थोड़े अलग हैं, उसकी ग्रामर थोड़ी अलग है, रेफरेंस वेरिएबल की ग्रामर थोड़ी अलग है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूं एड्रेस और तुम समझ रहे हो रेफरेंस, या मैं बोल रहा हूं रेफरेंस तुम समझ रहे हो एड्रेस। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
सी प्लस प्लस में अगर मैं एड्रेस बोल रहा हूं तो मैं पॉइंटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। जब मैं रेफरेंस बोल रहा हूं तो मैं रेफरेंस वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो भले ही P और Y में दोनों में 1000 गया है, पर मैं बोलूंगा कैसे? मैं बोलूंगा कि P में गया है एड्रेस ऑफ X और Y में गया है रेफरेंस ऑफ X, जबकि इंटरनली दोनों एक ही बात है, लेकिन बोलने में हम लोग इस तरह से उपयोग करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हमें बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये उठता है कि ये रेफरेंस वेरिएबल क्या है यार, क्यों है ये? पहली बात, ये भी एक और एग्जांपल से समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगा। तुम्हारे घर में किचन में चाकू होगा जिससे सब्जियां काटते होगे, लेकिन उसमें ज्यादा धार नहीं होगी। थोड़ी बहुत है कि सब्जी कट जाए, लेकिन उससे कटहल नहीं कटेगा, उससे पाइनएप्पल नहीं कटेगा। अरे बात समझ में? चाकू तो है तुम्हारे घर में, पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है उंगली ना कट जाए, वरना बाजार में तो बढ़िया बड़ा वाला रामपुरी भी मिलता है ना, अच्छी धार वाला चाकू भी मिलता है ना। और तुमने तो टीवी में शेफ को वही यूज करते हुए देखा, बड़ी अच्छी धार वाला चाकू। तो क्यों इंस्पायर होके तुम वो नहीं ले आते घर में? क्योंकि तुम्हें एक बात अच्छे से मालूम है, यू आर नॉट मास्टर शेफ। चाकू है पॉइंटर, चाकू है पॉइंटर, ठीक है। अब बाजार में दो तरह के चाकू आते हैं, धार वाला, कम धार वाला, और तुम हो उसको यूज करने वाले। तो ज्यादा धार वाला पॉइंटर वेरिएबल है, कम धार वाला रेफरेंस वेरिएबल है। दोनों में एड्रेस रखते हैं, दोनों में, लेकिन एक को बोलते हैं एड्रेस, एक को बोलते हैं रेफरेंस। अब ये जब दोनों में एक ही 1000 रखा है, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क है उनकी धार का, उनकी पावर का। जो पॉइंटर वेरिएबल है वो ज्यादा पावरफुल है, वो जो कर सकता है ना, वो रेफरेंस वेरिएबल नहीं कर सकता। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल को यूज करने के लिए तुम्हारा मास्टर प्रोग्रामर होना जरूरी है। तुम अगर नौसिखिए प्रोग्रामर हो तो फिर तुम पॉइंटर वेरिएबल में गड़बड़ कर सकते हो। कैसी गड़बड़? भैया जो पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि डीएमए क्या होता है। उसे पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल डायनेमिकली भी बना सकते हैं। सी लैंग्वेज में पढ़ा है ना, मैलॉक कैलॉक। अगर डायनेमिकली कोई वेरिएबल बना लोगे तो उसका कोई नाम तो होगा नहीं, उसका सिर्फ एड्रेस होगा। पॉइंटर की मदद से आप उसको एक्सेस करते हो, है ना? याद है? या चलो, डीएमए कई लोगों को अगर याद नहीं है तो मैं एक और सिंपल एग्जांपल से बता देता हूं। तुम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हो और उसको इनिशियलाइज नहीं करते हो। तुमने स्टार पी बनाया, पी है ना, इंट स्टार पी। तो पी के अंदर तुमने एड्रेस नहीं रखा किसी का, तो अभी पी में क्या है? गार्बेज वैल्यू। ऐसा पॉइंटर कहलाता है वाइल्ड पॉइंटर। अब बताओ, मैंने स्टार पी में कुछ असाइन करवा दिया तो क्या होगा? स्टार पी असाइन 25, ये 25 कहां जाएगा? पॉइंटर के अंदर जो गार्बेज वैल्यू थी उसको एड्रेस मान लिया जाएगा, और उस अननोन सी लोकेशन पर आपका ये 25 स्टोर हो जाएगा। ये कौन सी लोकेशन? मे बी
फ्री मेमोरी एरिया, हमारे प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली होती है वो दो भागों में बटी होती है, कंज्यूम्ड एरिया एंड फ्री मेमोरी एरिया। तो फ्री मेमोरी एरिया में चली गई, है ना। ये फ्री मेमोरी एरिया जब तक आपने रिजर्व नहीं कराया था आपको एक्सेस करने का अधिकार नहीं था। तो फिर इलीगल मेमोरी एक्सेस कहलाएगा। इलीगल मेमोरी एक्सेस से क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है आपके प्रोग्राम को एकदम से बंद कर दे, आप बोलोगे प्रोग्राम क्रैश हो गया, इलीगल मेमोरी एक्सेस की वजह से। ऐसा चाहोगे क्या? ये गलती क्यों हुई? बिकॉज यू आर नॉट अ मास्टर शेफ। अरे गलतियां और भी होंगी, और भी कई जगह हो सकती है, क्योंकि पी में तुमने एक्स का एड्रेस डाला है, मानते हो, थोड़ी देर बाद तुमने पी प्लस प्लस कर दिया, अब पी में क्या हो गया, 1000 थोड़ी रहा, 1004 आ गया, इंक्रीमेंट कर दिया ना, पी प्लस प्लस। तो क्या हुआ, पी अभी तक तो एक्स को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब पता नहीं किसको पॉइंट कर रहा है, वो मेमोरी ब्लॉक तो रिजर्व ही नहीं कराया, तो फिर क्या हो जाएगा, इलीगल मेमोरी एक्सेस। समझ में आ रही बात? यानी कि कदम कदम पे संभल कर चलना पड़ेगा पॉइंटर के साथ। तो पॉइंटर यूज करोगे तो पॉइंटर पावरफुल चीज है, लेकिन उस पावर की तुम्हें हमेशा जरूरत नहीं है, उतनी पावर की तुम्हें हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है। तो सी प्लस प्लस वालों ने सोचा कि प्रोग्रामर को अगर इतनी पावर की जरूरत नहीं है तो कम पावर वाला पॉइंटर दे देते हैं उसको, जिसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, तो हल्के फुल्के काम इससे हो जाएंगे। ठीक है, यहां से सोच बनना स्टार्ट हो गई थी रेफरेंस वेरिएबल की, कि पॉइंटर अगर यूज करते हो तो बहुत पावरफुल प्रोग्राम बना सकते हो। अब जावा में, पाइथन में, पीएचपी, इनमें सब में रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें दोनों का कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो बात को? इसलिए कई काम सी प्लस प्लस में हो जाएंगे, जावा में नहीं होंगे, पीएचपी में नहीं होंगे, पाइथन में नहीं होंगे। उसके लिए तुम्हें सी या सी प्लस प्लस ही यूज करना पड़ेगा, जब तुम्हें रियल पावर ऑफ पॉइंटर यूज करने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में दोनों फैसिलिटी है। अच्छा, तो फिर रेफरेंस वेरिएबल कम धार वाला कैसे है? रूल है कि रेफरेंस वेरिएबल को बनाते वक्त ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो गार्बेज वैल्यू का सवाल ही नहीं उठता, पहली बात। दूसरी बात, तुमने अगर लिखा y प्लस प्लस, बताओ क्या होगा, y प्लस प्लस, तो क्या होगा, तो x की वैल्यू 5 से बढ़कर 6 हो जाएगी, y में कोई चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? अरे चिरंजीव को चांटा मारा तो चिंटू को गुस्सा क्यों आया? चिरंजीव को चांटा मारा तो चिंटू को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि चिरंजीव को ही घर में चिंटू बुलाते हैं, वो एक ही बंदा है। ये जो वेरिएबल है x, उसी का एक और नाम है y। आप कहोगे नहीं y तो अलग वेरिएबल है, हाँ, एक्चुअली y अलग वेरिएबल है और उसमें x का रेफरेंस है, लेकिन जब यूज करोगे ना, प्रोग्राम के अंदर यूज करोगे ना, तो तुम y वेरिएबल को एक्सेस कर ही नहीं सकते, तुम y बोलकर भी तुम x को ही एक्सेस करोगे। तो एक तरह से तुमने एलियास बनाया, ऑल्टरनेटिव नेम बनाया, अनदर अनदर नेम ऑफ एक्स। इंटरनली जो इंप्लीमेंटेशन है
उसमें सच्चाई है कि y को अलग से मेमोरी मिली होगी, उसमें रेफरेंस गया होगा x का, दैट इज ओके। बट वो कॉन्सेप्ट, वो इंटरनली ऐसा हो रहा है, पर आप कभी भी उस y वेरिएबल को यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि y बोलते हो तो x ही यूज होता है। यही तो कर दिया है ना चेंजेस। तो अब क्या हो गया, एक तो पॉइंटर की मदद से, पॉइंटर जिसको पॉइंट करता था उसको एक्सेस करने में बड़ी दिक्कत थी, नोटेशंस का लोगों को वो लगता था ना, दिक्कत होती थी। अगर मान लो मैं p नाम का पॉइंटर बना रहा हूं, तो मैं क्या करता था, अगर पॉइंटर की मदद से कुछ लिखता था, जैसे p लिख रहा हूं तो p वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं स्टार p, तो इसका मतलब है मैं x की बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन मतलब पॉइंटर के साथ दोनों पॉसिबिलिटीज थी आपके पास, पर रेफरेंस वेरिएबल में कोई स्टार नहीं लगाना पड़ता, एस्ट्रिक वाला कोई नोटेशन नहीं लगता इसमें, कोई डी रेफरेंसिंग नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली यू कैन यूज y, बट y बोलकर आप x को ही यूज कर रहे होगे। तो जो पॉइंटर के केस में स्टार p लिखना पड़ता था, यहां पर केवल y लिखना पड़ता है, तो यूज करने में आसान लगेगा। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को ना समझो कि इंटरनली कैसे हो रहा है, और सिर्फ इतना समझो कि y इज जस्ट अनदर नेम ऑफ x, तो आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए, सारे डाउट ही खत्म हो गए। y इज जस्ट अनदर नेम ऑफ x, दैट्स इट, खत्म, बाकी खत्म। तो जो इफेक्ट है वो बस ऐसा ही आएगा कि y x का ही एक और नाम है, उसी ब्लॉक का नाम x भी है y भी है, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि y वेरिएबल में 1000 है, वो तो चेंज तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि y में कुछ असाइन करते हो तो एक्चुअल में तो वो x में जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तगड़ा टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं बताऊं, सी प्लस प्लस पढ़नी ही चाहिए कोई भी एडवांस लैंग्वेजेस पढ़ने से पहले, मॉडर्न एरा की लैंग्वेजेस पढ़ने से पहले सी प्लस प्लस पढ़ना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तुम्हें इतिहास बता रहे हैं, तुम्हें हिस्ट्री बता रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज में जो आज के मॉडर्न एरा की लैंग्वेजेस के नए कॉन्सेप्ट है, ये कैसे इवॉल्व हुए। ये ट्रांजिशन को आप थोड़ा महसूस कर पाते हैं कॉन्सेप्ट जब ध्यान से समझते हैं। ये रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया, तो y बोलकर आप x को ही यूज कर सकते हो। भूमिका y को कांस्टेंट से इनिशियलाइज ही नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बता दिया आपको। मैंने क्या पढ़ाया था, याद करो। मैंने कहा था y को बनाते वक्त आप ऑर्डिनरी वेरिएबल से ही इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यू कैन नॉट मॉडिफाई रेफरेंस वेरिएबल, ये नोट्स में जरूर लिखना, यू कैन नॉट मॉडिफाई रेफरेंस वेरिएबल, है ना। y बोलकर आप x को ही एक्सेस कर रहे हो। तो एक बार रेफरेंस वेरिएबल जिसको रेफर करने लगता है, मरते दम तक उसी को रेफर करता है, तो कोई चेंजेस नहीं होते ना रेफरेंस वेरिएबल में, इसलिए भी दिक्कतें नहीं होती। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते अहमद, y के अंदर रेफरेंस अब चेंज नहीं हो सकता, नहीं y का एड्रेस भी नहीं जान सकते, y को एक्सेस ही नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब सुनो असली बात, जिसके लिए हमने ये सब पढ़ा, मुझे बताइए, एक और फंक्शन बनाता हूं f3, और इसके अंदर मैं रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊंगा। मान लो m और n नाम के रेफरेंस वेरिएबल बनाने क्या सिंटेक्स होगा, m और n नाम के रेफरेंस वेरिएबल, तो रेफरेंस वेरिएबल ऐसे बनते हैं। अब कोई ये डाउट पूछेगा कि सर इनको बनाते वक्त इनिशियलाइज करना तो कंपलसरी था, अब इनको कैसे इनिशियलाइज करें। तो एक रूल ध्यान रखो,
फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हमेशा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से इनिशियलाइज होते हैं, उनको यहां इनिशियलाइज नहीं किया जाता, है ना? ठीक है ना? तो अगर रेफरेंस वेरिएबल यहां बना रहे हो और रेफरेंस वेरिएबल की शर्त थी कि बनाते वक्त इनिशियलाइज करना है, तो बनाते वक्त इनिशियलाइज करने का मतलब क्योंकि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की जगह पर बना रहे हो, यहां मत इनिशियलाइज करने लगना। कहां इनिशियलाइज होगा, कहां से होगा? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से। जैसे तुमने लिखा इंट ए असाइन 5, बी असाइन 6, और तुमने F3 को कॉल करा, क्या लिखूं? क्या लिखूं फॉर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में? अरे ए कॉमा बी, बस, है ना? आई कुछ बात समझ में? अरे ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने लिखा हो इंट m% m असाइन ए, ऐसी तो है बात। जैसे आपने लिखा हो इंट m%n असाइन बी, ऐसी तो है बात। m के अंदर a का रेफरेंस आया और n के अंदर b का रेफरेंस आया। आया समझ में? अब मुझे बताओ, F3 फंक्शन के अंदर अगर मैं m में चेंजेस करूंगा, m++ करूंगा, तो क्या होगा? a में 6 हो जाएगा, b++ करूंगा तो b में 7 हो जाएगा। गॉट इट? मतलब जो पॉइंटर की कैपेबिलिटी थी ना, कि आप फंक्शन से, पॉइंटर की मदद से दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हो, वही तो यहां हो रहा है। लेकिन नोटेशंस थोड़े इजी रहेंगे ना। आपको सिंपली y प्लस प्लस, सॉरी m++ n++ ऐसे लिखना पड़ेगा। m और n बोल के a और b को रिप्रेजेंट कर लोगे, है ना? अच्छा, अब अगर ये बात समझ में आई है तो सुन लो, इसको क्या बोलते हैं C++ में? कॉल बाय रेफरेंस। इसका मतलब C++ में F2 वाले कॉल को सिर्फ कॉल बाय एड्रेस बोलते हैं। समझ में आया कुछ? नीचे लिख दूं कॉल बाय एड्रेस। इसको तो कॉल बाय वैल्यू ही बोलते हैं C++ में भी। ठीक है, C+ कॉल बाय वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। सी में भी कॉल बाय वैल्यू बोलते थे, C++ में भी कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। पर क्योंकि C++ में एक नए तरह का वेरिएबल आ गया, रेफरेंस वेरिएबल, और फिर कंफ्यूजन ना हो इसलिए F2 वाले केस में सी लैंग्वेज में बोला करते थे कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस, और C++ में सिर्फ बोलेंगे कॉल बाय एड्रेस। और जो F3 वाला केस है, सी में तो था ही नहीं, सिर्फ C++ में है, तो इसको बोलेंगे कॉल बाय रेफरेंस। क्लियर? नहीं कर सकते अर्षद? ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस समझ में आया? अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, समझ में आए तो बोलना। एक एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं अहमद, उसको सुनो ध्यान से और समझ में आए तो बताना। किसी फंक्शन के कॉल को देखकर, किसी फंक्शन के कॉल को देखकर यह बताना तो आसान है कि वो कॉल बाय एड्रेस है कि नहीं, लेकिन यह बताना मुश्किल है कि वो कॉल बाय वैल्यू है कि कॉल बाय रेफरेंस। केवल फंक्शन कॉल देखो तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में फर्क ही नहीं समझ में आएगा, है ना? लेकिन कॉल बाय एड्रेस तो ये देखते ही पकड़ लोगे, हाँ ये कॉल बाय एड्रेस है ना? क्या तुमने कभी सोचा है, क्या तुमने कभी सोचा है
कि स्कैनफ में एड्रेस ऑफ क्यों लगाते थे? क्या तुम्हें इसका आंसर मालूम है? क्या तुम्हें इसका आंसर मालूम है? अरे स्कैनफ दूसरा फंक्शन है, मेरे वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर लेगा? पर मैं स्कैनफ से उम्मीद कर रहा हूं कि वो कीबोर्ड से डेटा लेकर मेरे वेरिएबल में रख दे। तो वो मेरे वेरिएबल को एक्सेस कैसे करेगा भाई? कोई भी फंक्शन दूसरे वेरिएबल के दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए कि स्कैनफ को कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि वो मेरे वेरिएबल्स में चेंजेस कर सके, तो मुझे अपने वेरिएबल का एड्रेस उसे देना पड़ता है जो वो पॉइंटर में रखता होगा, और उस पॉइंटर की मदद से मेरे वेरिएबल को कर लेता होगा एक्सेस। आ रही बात समझ में? कारण समझ में आ रहा है क्यों एड्रेस ऑफ होता है इसमें? क्योंकि ए वेरिएबल के अंदर डेटा रखवाना है ना। स्कैनफ से ये उम्मीद कर रहे हो ना, स्कैनफ को तुम कॉल कर रहे हो, तुम उसमें एड्रेस पास कर रहे हो, तो रिसीव करने वाला वेरिएबल क्या होगा? पॉइंटर वेरिएबल होगा। पॉइंटर में ए का एड्रेस जा रहा होगा, तो उस पॉइंटर पर जब भी एस्ट्रिक लगाएंगे स्कैनफ के अंदर, तो वो हमारे वेरिएबल ए को रिप्रेजेंट करेगा। आदर्श, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया आपका। फॉर्मेट स्पेसिफाइड डेटा को फिल्टर करने के काम आता है, क्योंकि जो भी कीबोर्ड से एंटर करते हो वो रॉ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही होता है। तो उसे इंट बनाना है कि फ्लोट बनाना है, उसके लिए आप स्कैनफ को बताते हो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। समझ में आया? अनिकिता, क्या आंसर? तो स्कैनफ में एड्रेस ऑफ क्यों पास होता है? क्योंकि हम स्कैनफ से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे वेरिएबल में चेंजेस कर सके, और वो हमारे वेरिएबल में तभी चेंजेस कर सकता है जब हम अपने वेरिएबल का एड्रेस उसे दे दें। तो एड्रेस नहीं देंगे तो वो हमारे वेरिएबल को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, हमारे वेरिएबल के अंदर डेटा रख ही नहीं पाएगा। यस नमन, एड्रेस आएगा। स्कैनफ, अभी मैं एक सवाल पूछने वाला हूं धमाकेदार, तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो। मैंने यूं ही नहीं बोला है। स्कैनफ की बात मैंने यूं ही नहीं पूछी है। पहले तो ये बताओ, क्या स्कैनफ में एड्रेस ऑफ पास करना जरूरत है? यस है, क्योंकि दूसरी तरफ पॉइंटर बनाया, सिर्फ इसलिए नहीं, पॉइंटर क्यों बनाया है वहां? पॉइंटर इसलिए बनाया ताकि वो हमारे वेरिएबल में चेंजेस हो सके। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? आ गया? अरे आ गया तो फिर तुम्हें ये डाउट क्यों नहीं आता कि सीन में केवल ऐसा लिख कैसे देते हैं? क्या तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? और क्या तुम्हें आंसर समझ में आ गया है? यस, यहां देखो, स्कैनफ था, सी प्लस प्लस के नजरिए से स्कैनफ था कॉल बाय एड्रेस, और यहां पर हो रहा है सीन वाले केस में कॉल बाय रेफरेंस।
क्योंकि फंक्शन कॉल को देखकर ये बताना तो आसान है कि वो कॉल बाय एड्रेस है, पर कॉल बाय रेफरेंस है कि कॉल बाय वैल्यू, ये बताना मुश्किल है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ए की वैल्यू पास हो रही है, पर एक्चुअल में ए का रेफरेंस पास हो रहा है। सीन ऑब्जेक्ट ने अपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को कॉल किया और उसमें ए का रेफरेंस एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया। इसी कारण कीबोर्ड से आ रहा डेटा ए वेरिएबल में स्टोर कर पाते हैं। अब देखो, कोई चीज मिस हो गई, नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को दोबारा सुनो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के लिए आज बहुत कुछ बताया मैंने आपको, है ना? तो आज आप अच्छे से नोट्स बनाओ, पूरा दोबारा सुनो। जहां आपका वीडियो अटक रहा था, तो जब आप इसको रिपीट पे सुनोगे तो कुछ नहीं अटकेगा, आराम से आप रिपीट कर करके सुन लो, अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, चल, तो आज के लिए यहीं पर सभा समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग अभी फंक्शंस और बाकी है, उसको पढ़ेंगे। देखो, पॉइंटर हो या रेफरेंस वेरिएबल हो, मेमोरी तो उतनी कंज्यूम हो रही है। इट्स नॉट अबाउट मेमोरी, इट्स अबाउट पावर। पॉइंटर के पास ज्यादा पावर है, रेफरेंस वेरिएबल के पास कम है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल को यूज करना सेफ है, पॉइंटर वेरिएबल में रिस्क ज्यादा है। वेरी गुड तनिषा, बिल्कुल सही बात तुमने समझी है कि ऐसे लगता है कि 1 घंटे की क्लास तो बहुत छोटी सी क्लास है, लेकिन जब नोट्स बनाने बैठते हैं तो 2-2 घंटे लग जाते हैं। और एक्चुअल में वो नोट्स बनाने वाला समय ही है जब तुम कुछ लर्न कर रहे हो। वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है, ये मैं गारंटी से बोलूंगा। आशुतोष, प्रिंटफ हमारे वेरिएबल को यूज नहीं करता, वेरिएबल की वैल्यू को यूज करता। उसका काम क्या है? प्रिंटफ में एड्रेस क्यों नहीं पास करते? प्रिंटफ में वैल्यू पास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम है वैल्यू को प्रिंट करना, वैल्यू को एक्सेस करना, उसका मकसद है ना। वो हमारे वेरिएबल में कोई डेटा थोड़ा ना रखता है। नहीं होता अंकुश। यस शुभांकर। अमन पूछ रहे हैं कि आपके टाइम पर तो ये यूट्यूब वगैरह तो था नहीं, तो इतना सारा ज्ञान, इतने छोटे छोटे पॉइंट आपने सिर्फ बुक से ही प्राप्त कर लिया। मजेदार बात यह है अमन कि मैंने बुक तो पढ़ी ही नहीं। ये सिर्फ क्या, पढ़ा पढ़ा कर ही आता है। बार बार पढ़ाओ, बार बार पढ़ाओ, पढ़ाते हैं तो फिर सोचते हैं यार ये ऐसा क्यों होता होगा, तो फिर उसके बारे में खोजबीन चालू करते हैं, थोड़ा सा कोडिंग कर करके चीजों को समझते हैं, और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनते हैं। यार मेरे को टाइम हो गया, मेरे साथ क्यों कंपैरिजन? तुमको भी तुमको मेरे से अच्छा आने लगेगा, पता चला 3 साल में, 2 साल में हो जाएगा ऐसा। मैं पढ़ा अच्छा सकता हूं, जरूरी नहीं है कि नॉलेज भी अच्छा हो। नॉलेज हो सकता है तुम 2 साल में इतनी मेहनत करो, तुम्हें मेरे से ज्यादा नॉलेज हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल। सो इट्स लाइक, हर किसी का अपना एक यूएसपी होता है, फोटे होता है, कुछ हुनर होता है, जिसको तराशा जाता है। बार 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 वही वही काम करते करते हम तराश लेते हैं उसको, और उसमें हम बेटर हो जाते हैं बाकी सबसे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, F3 का जब डिक्लेरेशन करेंगे तो भी उसमें एम्परसेंट लगाएंगे, इंट एम्परसेंट कॉमा इंट एम्परसेंट। ठीक है, अंकुश, इंटरनली वो पॉइंटर ही है।
और वो इंप्लीमेंटेशन हमारे से छुपा हुआ होता है। हाँ, वाई का मतलब स्टार पी, इंटरनली वो स्टार पी हो रहा होगा। हाँ अभिषेक, लेकिन हम उसको बोलेंगे रेफरेंस। हाँ बिल्कुल सुजीत। आई नो साधव। सीन ऑब्जेक्ट है, पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर तो एक फंक्शन की तरह है ना, वर्ब है ना वो। उसमें हम ऑपरेंड ए दे रहे हैं ना। ठीक है तनीशा, वो आगे अभी अपन और टेक्निकली समझेंगे, वो नई चीज है अभी आपके लिए। और वो एक फंक्शन की तरह ही वर्क करती है। विकी कुमार, सीन में ए का रेफरेंस नहीं जा रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में ए का रेफरेंस पास हो रहा है। ठीक है, पर उसकी अब टेंशन मत लो, समझ में आ गया तो ठीक है। देखो, जिन लोगों ने सी लैंग्वेज मेरे से ऑनलाइन लाइव क्लास में पढ़ा होगा उनको जल्दी समझ में आ रहा होगा, है ना। बाकी लोगों को थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको भी डिटेल में भी लूंगा, है ना। ये ऑपरेटर जो है ना, इसको मैं डिटेल में लूंगा तो आपको आ जाएगा समझ में। हाँ, सी आउट वाले में ए की वैल्यू पास होगी और सीन वाले में रेफरेंस पास होगा। अनिरुद्ध, सीन खुद ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड विकी। अहमद, आप व्हाट्सएप कर लेना, अब मुझे दूसरी क्लास करनी है। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कल अपन देखेंगे इसके आगे। थैंक यू, गुड नाइट।